Hello everyone, welcome to 11th Commerce SP lecture. We are in chapter number 4, document related to formation of joint stock company. So let us check what we have done in the last lecture. As you can see, we have started with Memorandum of Association. Memorandum of Association is a primary document जिसके अंदर डिस्क्राइब किया होता है रेंजेस ऑफ एक्टिविटी विच अ कंपनी कैन अंडरटेक और डू। कौन से ऑब्जेक्टिव को सेटिस्फाई करने के लिए कंपनी का स्कोप क्या है, कंपनी क्या काम कर सकती है, कौन से एक्टिविटीज को कर सकती है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, ये हमें बताता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो सबसे पहला क्लॉज हमने देखा, दैट क्लॉज वाज नेम क्लॉज। विच क्लॉज? नेम क्लॉज। नेम क्लॉज में हमने देखा कि कंपनी का नाम कैसा होना चाहिए और उसके रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या किया जा सकता है। ठीक है। ऑल्टरेशन में हमने देखा, इन द केस इफ यू वांट टू चेंज नेम, नाम चेंज करना है कंपनी का, तो अगर आप खुद से नाम चेंज करना चाहते हो तो कोई इश्यू नहीं है, कर सकते हो। अगर आप पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी कर रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा विच रिक्वायर 3/4 मेजोरिटी। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा विच रिक्वायर 3/4 मेजोरिटी। इसके अलावा अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट चेंज करने को बोले नाम, तो भी आपको नाम चेंज करना पड़ेगा। तो कोई भी केस में अगर आपको अल्टरेशन करना है तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन का रिक्वायरमेंट है। दैट मींस आपके जो 3/4 मेजोरिटी शेयर होल्डर है वो इसके लिए राजी होने चाहिए। नेक्स्ट क्लॉज हमने देखा डोमिसाइल क्लॉज। इसे हम एड्रेस क्लॉज के नाम से भी जानते हैं, और एड्रेस क्लॉज बताता है कि कंपनी का जो करस्पॉन्डिंग एड्रेस है, जहां पर कंपनी को कम्युनिकेट किया जा सकता है, वो कहां पर स्थित है। तो सारे के सारे करस्पॉन्डेंस या लेटर्स हम वहां उस एड्रेस पे भेज सकते हैं। ठीक है। तो ये रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस देने के लिए आपको 30 डेज का टाइम दिया जाता है फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जब से आपने रजिस्टर किया है उसके 30 दिन के अंदर आपको आरओसी के पास, आरओसी कौन? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, उसके पास कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस सेंड करना पड़ेगा। ओके। क्या आप रजिस्टर्ड एड्रेस में भी चेंजेस कर सकते हैं? आंसर इज यस। अगर आप रजिस्टर्ड एड्रेस एक ही सिटी में या एक शहर से दूसरे शहर में सेम राज्य के अंदर ट्रांसफर कर रहे हो, तो यहां पर कोई स्पेसिफिक ऑल्टरेशन कराने की जरूरत नहीं है मेमोरेंडम। बट अगर आप टाउन से बाहर जा रहे हो जो सेम स्टेट के अंदर है, ठीक है, और दूसरा केस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हो, ठीक है, ये दोनों केस अलग है। क्यों? जो ए पार्ट हमने देखा वो उसी शहर में उसी टाउन के अंदर था, मतलब एक ही शहर के आप अंदर है। जैसे दादर में आपका ऑफिस है, दादर से आप मुलुंड शिफ्ट हो गए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, सेम टाउन है। बट अगर आप एक टाउन से दूसरे टाउन में शिफ्ट हो रहे हो, फॉर एग्जांपल हम मुंबई से नागपुर शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है, और आप महाराष्ट्र स्टेट के अंदर हो, या आप स्टेट ही चेंज कर दे रहे हो, तो ऐसे केस में आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है? तो पॉइंट बी और पॉइंट सी में स्पेशल रेजोल्यूशन तो आपको लगेगा ही लगेगा, ठीक है। सी वाला जो स्पेसिफिक पॉइंट है उसमें जो रीजनल डायरेक्टर है उसका अप्रूवल भी लगेगा। किसमें? सी वाले पॉइंट। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्लॉज हमने देखा, यहां पर कंपनी बताती है कि कंपनी का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, गोल क्या है, कंपनी क्या अचीव करना चाहती है। तो यहां पर उसको डिफाइन करना पड़ता है और अकॉर्डिंगली उसका स्कोप, एक फ्रेमवर्क तैयार होता है जिसके अंदर कंपनी काम कर सकती है। तो ये ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? ये ऑब्जेक्ट इलीगल नहीं होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए, और किसी भी लॉ या कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए। ओके। अब इसमें हम देख रहे हैं अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस मतलब कोई भी काम अगर आप ऑब्जेक्ट के बाहर, स्कोप के बाहर करेंगे तो उसको अल्ट्रा वायरस कहा जाएगा, जो कि क्या होता है?
उसका कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है, उसको मान्य ही नहीं किया जाएगा, बराबर है। तो उसको बोला जाता है अल्ट्रा वायरस। अब अल्ट्रा वायरस के बाद हमने देखा डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। व्हाट डू यू मीन बाय डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस? द वर्ड अल्ट्रा मींस बियॉन्ड एंड वायरस मींस पावर। बियॉन्ड पावर अगर आप कोई काम करेंगे तो वो अल्ट्रा वायरस के केस में आ जाएगा। द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस स्टेट दैट एनी एक्टिविटी डन बाय द कंपनी विच इज बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के पावर के बाहर में अगर कोई काम किया गया तो विल बी नल एंड वॉइड, उसका कोई काउंट नहीं होगा, उसकी कोई गिनती नहीं होगी, वो मान्य नहीं होगा और इनइफेक्टिव हो जाएगा। इवन इफ ऑल द मेंबर्स हैव एग्रीड टू सच एक्ट, अगर सारे मेंबर्स मान भी गए तो भी आप उसको जायज नहीं ठहरा सकते। Thus a company cannot undertake any object or activity not stated in the object clause। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट क्लॉज में आपने कोई चीजें मेंशन नहीं की है, वो एक्टिविटी आप नहीं कर सकते। दिस इज डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। गेटिंग इट? इफेक्ट क्या है? अल्ट्रा वायरस हो गया, चलो अल्ट्रा वायरस होना तो नहीं चाहिए, बियॉन्ड पावर आपको काम नहीं करना चाहिए, लेकिन कर दिया तो क्या होगा? उसको पहली बात तो अल्ट्रा वायरस बोलेंगे और वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, मतलब उसको कोई मान्यता नहीं है, उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। द कंपनी कैन नॉट सू एनीबडी, कंपनी किसी के ऊपर केस नहीं कर सकती है, कोई थर्ड पार्टी कंपनी के अगेंस्ट में केस नहीं कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, मेंबर ऑफ अ कंपनी कैन गेट एन इंजंक्शन फ्रॉम द कोर्ट टू स्टॉप। इंजंक्शन क्या होता है? स्टे ऑर्डर, है ना। तो मेंबर स्टे ऑर्डर ला सकते हैं, अगर कोई अल्ट्रा वायरस हुआ तो कंपनी को रोका जा सकता है। और डायरेक्टर विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, डायरेक्टर पर्सनली लायबल हो जाएंगे अगर कोई एक्ट अल्ट्रा वायरस के तहत किया गया, ठीक है। पर्पस क्या है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस का? पर्पस ये है ताकि जो स्टेक होल्डर है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। मतलब यहाँ पर मेंबर को एक पावर दी गई है कि आपको कहीं ऐसा नजर आता है कि अल्ट्रा वायरस हो रहा है, आप उसको रोक सकते हैं, आप स्टे ऑर्डर लेकर के आ सकते हैं, ठीक है। तो जो स्टेक होल्डर है लाइक शेयर होल्डर, क्रेडिटर, इन्वेस्टर, बैंकर, ये इस पर उंगली उठा सकते हैं, उसके ऊपर स्टे ऑर्डर लेकर के आ सकते हैं। तो उनके हितों की रक्षा करने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस ये दिया गया है। द स्टेक होल्डर हैव अ राइट टू इंश्योर दैट कंपनी यूजेस देयर मनी फॉर द ऑब्जेक्ट मेंशन्ड इन द मेमोरेंडम। फॉर एग्जांपल, हमने एक कंपनी में पैसा लगाया और वो कंपनी क्या करती है? वो कंपनी एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है, फॉर एग्जांपल स्टेशनरी प्रोडक्ट वो मैन्युफैक्चर कर रही है। अब कंपनी ने क्या किया? कंपनी के पास सरप्लस फंड पड़ा हुआ था, कंपनी सोच रही थी कि शेयर मार्केट गिरा हुआ है तो ये अच्छा समय है शेयर मार्केट में पैसा लगाने का। तो उसने क्या किया? कुछ अमाउंट उसने शेयर मार्केट में लगाया और उससे पैसे कमा रही है। इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग देयर प्रोडक्शन एक्टिविटी की जगह पर वो क्या कर रही है? शेयर मार्केट में सारा का सारा पैसा लगा रही है, प्रोडक्शन को उसने बहुत ही मिनिमम कर दिया, ना के बराबर कर दिया। तो क्या शेयर होल्डर ने उसको स्टेशनरी का प्रोडक्ट बनाने के लिए पैसा दिया था या कहीं इन्वेस्ट करने के लिए पैसा दिया था? अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना होता तो फिर वो तो कम, जो शेयर होल्डर है वो खुद कर सकते थे डायरेक्टली, आपको पैसे क्यों देते थे? गेटिंग इट? तो यहां पर ये अगेंस्ट द ऑब्जेक्ट जाकर के अगर कंपनी काम करेगी तो शेयर होल्डर या स्टेक होल्डर कंपनी को रोक सकते हैं। क्या इसके अंदर क्या कोई चेंजेस किया जा सकता है? यस, बिल्कुल किया जा सकता है। अगर आपको अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में ऑब्जेक्टिव्स में चेंज करना है तो अगेन आपको स्पेशल रेजोल्यूशन का रिक्वायरमेंट होगा। तो स्पेशल रेजोल्यूशन आप पास करेंगे और इसके अकॉर्डिंगली आप ऑब्जेक्ट क्लॉज में चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई प्रोडक्ट को ऐड करना चाहते हैं, तो आप अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में चेंज कीजिए एंड अकॉर्डिंगली आप फिर जाके एक एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट clause. Next clause is liability clause. Very important, liability clause. हमने देखा कंपनी अलग अलग लाइबिलिटी क्लॉज से ऑब्लिगेशन में होती है। फॉर एग्जांपल, किसी कंपनी की जो लाइबिलिटी है, उसके जो मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी हो सकती है अनलिमिटेड या लिमिटेड विद शेयर। किसी कंपनी की लाइबिलिटी हो सकती है लिमिटेड बाय गारंटी, कोई कोई कंपनी अनलिमिटेड हो सकती है। सो डिपेंड। तो ये जो आपकी लाइबिलिटी है, वेदर इट इज लिमिटेड बाय शेयर, वेदर इट इज लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड, वॉट एवर लाइबिलिटी यू हैव, आपको ये क्लॉज में मेंशन करना पड़ेगा। These clause state the extent of liability. लाइबिलिटी का एक्सटेंट क्या है ये क्लॉज बताता है। ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी
इन द केस कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, दिस क्लॉज स्टेट दैट द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट अनपेड ऑन फेस वैल्यू ऑफ द शेयर हेल्ड बाय द मेंबर। तो यहाँ पर ये लायबिलिटी बताएगी कि कंपनी के जो भी मेंबर हैं उन्होंने अब तक जितना अमाउंट पे नहीं किया है उसके लिए वो लायबल है। ठीक है, अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर। तो इसका एक एग्जांपल हम लोग यहां पर ले लेते हैं। लायबिलिटी क्लॉज, सो व्हेन वी टॉक अबाउट लायबिलिटी, एक होता है लिमिटेड बाय शेयर। ठीक है, अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है तो उसके जो मेंबर्स हैं उन्होंने सपोज शेयर परचेस किया, आई एम टेकिंग अ नेम मिस्टर गिरधर, गिरधर। ठीक है, मिस्टर गिरधर, इन्होंने शेयर परचेस किया है, से इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। एक शेयर 100 रुपीज का है। ठीक है, और ऐसे उन्होंने परचेस किए 1000 शेयर्स। कितने परचेस किए? 1000। सो टोटल पेमेंट कितना करना होगा? 1 लाख रुपीस ये टोटल पेमेंट करना होगा। से फॉर एग्जाम्पल मिस्टर गिरिधर जो हैं अभी तक इंस्टीड ऑफ 100 रुपीज उन्होंने पे किया है 70 रुपीज। तो 1000 शेयर पे 70 रुपीज पे किया है, दैट मीन्स 70,000 तो पेड है, राइट? स्टिल 30 रुपीज इज अनपेड, 30 रुपीज इज अनपेड, दैट मीन्स 30,000। तो मिस्टर गिरधर अभी भी 30,000 पे करने के लिए लायबल है। मतलब कंपनी, इन केस कंपनी को कोई जरूरत हुई, कंपनी की लायबिलिटी ज्यादा है, तो मिस्टर गिरधर को कितना पे करना पड़ेगा? ही हैज टू पे 30,000 रुपीज। क्यों? क्योंकि ये पे करना बाकी हो गया था, उन्होंने सिर्फ 70 ही पे किया था। तो ये जो 30 रुपीज है इसको हम बोलेंगे अनपेड वैल्यू। क्या बोलेंगे? अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर। तो क्या ये पे करने के बाद सपोज ऐसा एग्जांपल होता है, मिस्टर गिरधर ने जो 100 रुपीज पे करना था पर शेयर वो पूरा कंप्लीट किया है, देयर इज नो बैलेंस रिगार्डिंग वैल्यू ऑफ शेयर। तो क्या ऐसे केस में अगर कंपनी की लायबिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई तो मिस्टर गिरधर की प्राइवेट प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है क्या? आंसर इज नो, यू कैन नॉट टच प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेक होल्डर, क्योंकि उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है अप टू द वैल्यू ऑफ शेयर ही हैज परचेज। जो वैल्यू ऑफ शेयर उन्होंने परचेज किया है वहां तक उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है, उसके बाहर आप उनसे पैसा मांग सकते नहीं है। सो इस तरीके से जो भी अनपेड वैल्यू है वहां तक ही आप शेयर होल्डर से पैसे डिमांड कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। सिमिलरली इन द केस ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, है ना, पहले हमने बात की लिमिटेड बाय शेयर, जहां पर आपकी जो लायबिलिटी है वो कहां तक लिमिटेड है? अप टू द अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर, वहां तक की लिमिटेड है। बट जब हम बात करते हैं गारंटी की, लिमिटेड बाय गारंटी, दिस क्लॉज स्टेट अमाउंट विच एवरी मेंबर गारंटी टू पे towards the asset of the company at the time of winding up or towards the cost of expenses at the time of winding up। तो यहाँ पर हम हर एक मेंबर से कुछ ना कुछ गारंटी लेते हैं, कमिटमेंट लेते हैं कि इन केस कंपनी लॉस में गई तो आप कितना अमाउंट पे करेंगे। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट शेयर, वी आर टॉकिंग अबाउट कमिटमेंट। उसको हम पूछेंगे कि आप क्या गारंटी लेते हैं, कितना अमाउंट आप पे कर सकते हैं, 2 लाख, 1 लाख, 50,000, 1 करोड़, कितना आप पे कर सकते हैं। तो जो गारंटी वो देगा वहां तक ही उसकी लायबिलिटी सीमित रहेगी। इन द केस ऑफ अनलिमिटेड कंपनी, विच कंपनी? अनलिमिटेड कंपनी विथ और विदाउट शेयर कैपिटल, चाहे उसके पास शेयर कैपिटल हो या ना हो, दिस क्लॉज स्टेट दैट द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज अनलिमिटेड। तो यहां पर क्लियरली बताया गया है कि इसका जो मेंबर होगा, इसका जो शेयर होल्डर होगा अनलिमिटेड कंपनी का, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। मतलब अगर इस कंपनी को ह्यूज लॉस हुआ तो
जो मेंबर है, जो शेयर होल्डर है, उनकी घर की प्रॉपर्टी बेच करके भी कंपनी का लोन चुकाना पड़ेगा। गॉट इट एवरीवन? कळलं का सगळ्यांना? क्या इस लायबिलिटी क्लॉज को भी चेंज किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। ऑल्टरेशन अगर आपको करना है तो कैसे कर सकते हैं? द कंपनीज एक्ट 2013 और एनी रूल मेड देयर अंडर डज नॉट कंटेन एनी प्रोविजन रिगार्डिंग ऑल्टरेशन ऑफ दिस लायबिलिटी क्लॉज। तो कंपनी के एक्ट के अंदर तो कोई ऐसा रूल लिखा गया नहीं है। लीगली स्पीकिंग द रिलेशनशिप बिटवीन अ मेंबर एंड द कंपनी इज कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप। जो रिलेशन है किसका? मेंबर का और कंपनी का कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन है, जैसा एग्रीमेंट में लिखा है ऐसा। Hence, if any change is to be made in the liability of the member, it has to be with the consent of member and that too in writing. तो अगर आपको कुछ चेंज करना भी है, हालांकि एक्ट में चेंज के बारे में लिखा नहीं है, अलाउ है नहीं है उसके बारे में कुछ लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी आप चेंज अगर करना भी चाहते हो तो मेंबर से कंसेंट लेना जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली लास्ट में पैसा तो मेंबर को ही भरना है। आप उसका लायबिलिटी आपने पहले लिमिटेड रखा था, बाद में अनलिमिटेड कर देंगे तो उसको भारी पड़ेगा। तो उससे पूछ करके कंसेंट लेना जरूरी है। वो भी कैसा कंसेंट? रिटन कंसेंट, मतलब लिख करके उसने देना चाहिए कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ओके, नेक्स्ट वन इज कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज, कैपिटल क्लॉज क्या होता है? द क्लॉज स्टेट दैट द अमाउंट विच with which the company is registered, कौन से अमाउंट के साथ में कंपनी रजिस्टर हुई है, कैपिटल क्लॉज ये बताता है। दिस कैपिटल इज हेंस कॉल्ड अ रजिस्टर्ड कैपिटल। इस कैपिटल को क्या कहा जाता है? रजिस्टर्ड कैपिटल। दिस इज मैक्सिमम कैपिटल विच द कंपनी इज ऑथराइजेस और रेज, हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑथराइज्ड कैपिटल। तो इसे क्या कहा जाता है? ऑथराइज्ड कैपिटल। मतलब मैक्सिमम इतना कंपनी अपने पूरे लाइफ टाइम में इतना शेयर पब्लिक से ले सकती है। फॉर एग्जांपल, स्टार्टिंग में ही आपको मेंशन कर दिया गया कंपनी कैन रेज 5 करोड़ रुपीस। हाउ मच? 5 करोड़ रुपीस। तो यहां पर वो हमारा क्या बन गया? ऑथराइज शेयर कैपिटल। तो कंपनी ये जो 5 करोड़ रुपीस है, ऐसा नहीं कि कल का कल लॉन्च कर देगी। हो सकता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 20 ईयर, 30 ईयर या 40 ईयर के बीच में जैसा उसको लगेगा नीड होगा वैसा वो इश्यू करेगा। ठीक है, तो जो नॉमिनल कैपिटल है, जो नाम के लिए हम लोग ने फिक्स कर दिया, उसको हम बोलेंगे ऑथराइज शेयर कैपिटल। To understand this, let us take some example on capital clause. So when we talk about capital clause, so as a company, joint stock company, आपको बताना होता है कि आप टोटल कितना कैपिटल इश्यू करना चाहते हैं। ठीक है, उसको हम यहाँ पर नाम दे रहे हैं ऑथराइज्ड और नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल। ठीक है, से फॉर एग्जांपल मैं एक शूज मेकिंग कंपनी स्टार्ट करने जा रहा हूं एंड आई वांट my total authorized capital should be 50 lakh, should be 50 lakhs। बट आज की तारीख में मुझे 50 लाख रुपीस की जरूरत नहीं है। ठीक है, आई विल इश्यू ओनली 10 लाख आउट ऑफ इट। तो ये 50 लाख मैंने क्यों बोला? क्योंकि फ्यूचर में कभी भी मुझे पैसे की जरूरत पड़ सकती है, इसके लिए मैंने 50 लाख बोला। तो वो मेरा मैक्सिमम कैपिटल है। मेरे पूरे लाइफ टाइम में मैं 50 लाख रुपए से ज्यादा पब्लिक से रेज नहीं कर सकता। ऐसा जो मैंने एस्टिमेशन दे दिया है, दैट विल बी नोन एज ऑथराइज्ड, नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल। ओके, तो ये जो टोटल कैपिटल है ऑफ रुपीज 50 लाख, ये मैं आज का आज रेज नहीं करने वाला। ठीक है ना, जैसे जैसे पीरियड आगे जाएगा,
से फॉर एग्जांपल आफ्टर 10 इयर्स मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मॉडर्नाइजेशन के लिए जाना है, न्यू इक्विपमेंट परचेस करना, मुझे और पैसे की जरूरत है, तो ये पैसे मैं और मार्केट में इशू करके लूं, तो ऐसा कितना पैसा मैं मार्केट में से उठा सकता हूं, इसका इंफॉर्मेशन मैं यहां पर दे रहा हूं इन द फॉर्म ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल। ठीक है, और इसमें से जो शेयर मैंने इशू किया है इसको मैं बोलूंगा इशूड कैपिटल। ये मैंने इशू किया है, दैट्स व्हाई इशूड कैपिटल। और रिमेनिंग 40 लाख जो है वो क्या काउंट होगा, अनइशूड कैपिटल। ठीक है, रिमेनिंग 40 लाख अनइश्यूड होगा। ये फ्यूचर में आफ्टर 10 इयर्स, 15 इयर्स, 20 इयर्स डाउन द लाइन मैं कभी भी इशू कर सकता हूं, पब्लिक से पैसे ले सकता हूं। So that's what they are saying. This capital is hence called as registered capital. This is the maximum capital which the company is authorized to raise. ये maximum capital है जितना कंपनी रेज कर सकती है, hence it is also called authorized capital. तो authorized capital बोलिए, registered capital बोलिए, nominal capital बोलिए, all are same. In the case of company with share capital, अगर कंपनी शेयर कैपिटल वाली है, लिमिटेड विथ शेयर, this clause state the total amount of share capital in terms of the total number. तो ये आपको बताएगा टोटल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल कितना है, पर शेयर का वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू कितना है, एवरीथिंग। ठीक है, ऑफ शेयर एंड फिक्स्ड वैल्यू पर शेयर कॉल्ड एज फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। और क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, फिक्स्ड वैल्यू पर शेयर का फिक्स्ड वैल्यू क्या है और उसका फेस वैल्यू क्या है, ये भी आप ऑथराइज्ड कैपिटल में बताते हैं। तो जब आप ऑथराइज्ड कैपिटल लिखते हैं, से फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने लिखा 50 लाख रुपीज ना, तो 50 लाख को मैं कैसे लिखूंगा, आई विल राइट 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 100। ठीक है, ऑफ रुपीज 100 ईच। तो जब मैं ऐसा लिखता हूं तो मैं यहां पर क्लेरिफाई करता हूं कि इसको 100 रुपीज का होना चाहिए, दैट मीन्स ये इसका क्या है, फेस वैल्यू। क्या ये फेस वैल्यू इशूड एट पार। तो इस तरीके से आपको इंफॉर्मेशन देना होता है। If a company wants to issue more share to raise more funds than the amount of authorized capital, then the company has to alter the capital clause. अगर कभी ऐसा हो गया कि हमारी लिमिट क्रॉस होने वाली है ना, हमने 2-3 बार शेयर इशू कर दिया और हम लोग ने सपोज ऑलरेडी 50 लाख के शेयर इशू कर दिया और कंपनी को और पैसे की जरूरत है, आफ्टर 20 या 25 इयर्स कंपनी को और पैसे की जरूरत है, तो क्या इसको चेंज किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। आप इसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो वही यहां पर कहा जा रहा है कि कैपिटल क्लॉज में उसके अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं अगर आपको ज्यादा पैसों की जरूरत है। तो अल्टरेशन के बारे में आइए रीड करते हैं। द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी ऑथराइजेस द अल्टरेशन इन द कैपिटल क्लॉज। तो कौन यहां पर ऑथराइज करता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो आर्टिकल बोलेगा तो ही चेंज हो सकता है, अदरवाइज नॉट। कैपिटल क्लॉज इज अल्टर्ड फॉर रीजंस लाइक इंक्रीज इन ऑथराइज्ड कैपिटल। तो यहाँ पर बताने कैपिटल क्लॉज को चेंज किया जा सकता है इंक्रीज करने के लिए, नया शेयर इशू करने के लिए, या कोई जो डिवेंचर वगैरह है उसको फुल्ली पेड शेयर में कन्वर्ट करने के लिए इसको किया जा सकता है। कैपिटल क्लॉज इज ऑल्टर्ड बाय पासिंग एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। कैपिटल क्लॉज क्या है, चेंज किया जा सकता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके इन जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पर स्पेशल रेजोल्यूशन की बात नहीं की गई है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से आप ये काम कर सकते हैं। Now clause number 6 is association or subscription clause. Association or subscription clause क्या होता है, subscription clause यहाँ पर आपको पता है कि जब प्रमोटर कंपनी को प्रमोट करते हैं और रजिस्टर करने के लिए जाते हैं, तो कंपनी को रजिस्टर करने से पहले जो मेमोरेंडम है वो सब्सक्राइब होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सब्सक्राइब। दैट मीन्स व्हाट, जो भी प्रमोटर है उनको वो साइन करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पर प्राइवेट कंपनी है तो एटलीस्ट 2 मेंबर शुड बी देयर टू साइन।
अगर पब्लिक कंपनी है तो देयर शुड बी एटलीस्ट 7 मेंबर्स, और अगर वो 1 पर्सन कंपनी है तो देयर शुड बी एटलीस्ट 1 मेंबर टू साइन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन क्लॉज को हम रीड करते हैं, दिस इज द लास्ट क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो पहली बात गौर करनी है कि ये लास्ट क्लॉज है, एंड इट इज प्लेस्ड एट द एंड, और लास्ट में होता भी है ना। कहां पर लिखा होता है? सबसे लास्ट में लिखा होता है। इन दिस क्लॉज द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, मतलब जो साइन करते हैं, सब्सक्राइब करना मतलब साइन करना, ठीक है ना। सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम मेक अ डिक्लेरेशन स्टेटिंग दैट दे आर डिजायरस ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी। वो एक डिक्लेरेशन देते हैं, वो डिस्क्लोज करते हैं कि हम कंपनी फॉर्म करने की इच्छा रखते हैं एज पर द मेमोरेंडम, एंड एग्री टू टेक अ सर्टेन नंबर ऑफ शेयर इन द कैपिटल ऑफ द कंपनी। और बोलते हैं कि हम कुछ शेयर परचेस करेंगे, मे बी इट इज 5,000, 10,000, 15,000, जो भी होगा रेशियो, ठीक है। तो ये जो सब्सक्राइबर है ये डिस्क्लोज करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। क्या डिक्लेयर करते हैं? कि ये कंपनी फॉर्म करने की इच्छा रखते हैं और कुछ शेयर एज अ कैपिटल वो भी इन्वेस्ट करेंगे, मतलब कुछ शेयर वो परचेस करेंगे। In the case of public company, the memorandum must be signed by at least 7 subscriber. कम से कम 7 subscriber होना चाहिए public company के लिए। Which company? Public company. How many subscriber? 7 subscriber. Whereas for the private company की बात करें तो there should be at least 2 subscriber. कितने होने चाहिए? 2. And 1 subscriber in the case of 1 person company. 1 person company होगा तो 1 subscriber is enough. Each subscriber has to put his name, address and occupation in the presence of at least one witness who shall also put his detail. मतलब हर एक सब्सक्राइबर ने क्या देना चाहिए? अपना नाम, अपना एड्रेस, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट वन आई विटनेस। जो आई विटनेस है वहां पर जहां साइन करने के समय पे जो सामने है उसके सामने उनको सारा इंफॉर्मेशन देना है, और जो आई विटनेस है उसने भी अपना डिटेल लिखना है। किसमें? सब्सक्रिप्शन क्लॉज में। गेटिंग इट? तो इस तरीके से 6 क्लॉजेस हमने फिनिश किए। नेम क्लॉज, एड्रेस क्लॉज और डोमिसाइल क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज और सब्सक्रिप्शन क्लॉज, ठीक है। तो ये मेमोरेंडम के सारे क्लॉजेस जो है वो हमने एक एक करके देख लिए। Moving towards the most important and secondary document known as Articles of Association. Articles of Association क्या पता है? सेकेंडरी डॉक्यूमेंट, मतलब प्राइमरी किसको रखा हमने? मेमोरेंडम को। मेमोरेंडम के बाद किसका नंबर आता है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट which needs to be filed with ROC। जो कहां सबमिट करना पड़ेगा? ROC में सबमिट करना पड़ेगा, मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जमा करना पड़ेगा with the memorandum at the time of incorporation of the company। जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हो तो सिर्फ मेमोरेंडम नहीं, उसके साथ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी होना चाहिए। गेटिंग इट? दोनों होना चाहिए। दिस डॉक्यूमेंट इज सबऑर्डिनेट टू द मेमोरेंडम। ये सबऑर्डिनेट है, सेकेंडरी है, मेमोरेंडम से छोटा है। इट इज लाइक बायलॉज। बायलॉज क्या होता है? बायलॉज का मतलब आपका बनाया हुआ कानून, उसको बोलते हैं बायलॉज। जैसे देखो आपके घर के अंदर सपोज जो आपके एल्डेस्ट पर्सन इन द फैमिली है, आपके हो सकते हैं डैड हो, या आपके ग्रैंड पेरेंट में आपके दादाजी हैं, है ना। तो उनका कुछ रूल्स होता है, जैसे घर में सुबह 6 बजे के बाद कोई सोएगा नहीं, सबको उठ जाना है। अगर आप 10 बजे तक ब्रेकफास्ट के टेबल पे नहीं आए तो आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा नहीं। रात को घर में 10 बजे के बाद एंट्री नहीं मिलेगी। हाँ, ऐसे कुछ घर के अंदर के, मतलब कहीं ऐसे बाहर एक्ट में नहीं लिखा है, बट आपने अपने लॉ बना दिए, रूल बना दिए। ऐसे रूल को, ऐसे लॉ को क्या बोला जाता है? बाई लॉज। तो कंपनी के भी अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं अपने, हाँ बाहर नहीं लिखा है, बट कंपनी के खुद के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसको बोलते हैं बाई लॉज ऑफ द कंपनी, as it contains rules and regulation that govern the internal management। अब ये इंपॉर्टेंट है, किसी ने भी आपको पूछा व्हाट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तो आपको ये आंसर देना आना चाहिए।
It is like a bylaws of the company as it contain rules and regulation that governs the internal management of the company. आउटसाइडर के लिए क्या था? मेमोरेंडम. और इंटरनल मैनेजमेंट के लिए क्या है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. इट डिफाइंस द पावर, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. डायरेक्टर का पावर क्या है, ड्यूटीज क्या है, वो डिफाइन किया जाता है. एंड ऑफिसर्स एंड आल्सो द मैनर इन विच द बिजनेस ऑफ द कंपनी विल बी कैरिड ऑन. किस तरीके से बिजनेस को चलाया जाएगा वो इसमें बताएंगे. तो पावर एंड ड्यूटीज ऑफ द डायरेक्टर and the manner in which business will run is disclosed in article of association. It establishes relationship between the company and its member and also between the members. कंपनी का मेंबर्स के साथ और मेंबर का आपस में कैसा रिलेशन रहेगा वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बताता है. वापस रिपीट करता हूं, कंपनी का अपने मेंबर्स के साथ और मेंबर्स का आपस में, मतलब एक मेंबर का दूसरे मेंबर के साथ कैसा रिलेशन रहेगा, ये कौन एस्टेब्लिश करेगा? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. So let us check the definition of the same as per section 2 subsection 5. As per section 2 subsection 5 of the Companies Act 2013, article means article of association. बोल रहे article word का मतलब ये article of association of a company as originally framed और as altered, मतलब ओरिजिनली जैसा बनाया गया हो या टाइम टू टाइम बेसिस पे जिसमें चेंजेस किए हो गए हो, फ्रॉम टाइम टू टाइम इन परसुएंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ और ऑफ दिस एक्ट. प्रीवियस लॉ के हिसाब से या इस करंट एक्ट के हिसाब से उसके अंदर टाइम टू टाइम बेसिस पे अगर कोई चेंजेस लेकर के आया गया है तो भी उसको आर्टिकल समझा जाएगा. Does आर्टिकल इज a लीगल डॉक्यूमेंट. आर्टिकल क्या है? एक लीगल डॉक्यूमेंट है. In writing which contains rules and regulation which helps in internal management of the company. तो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं जो इंटरनल मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं. As every company may be managed differently, the Companies Act 2013 does not specify the exact content of the article. क्योंकि हर एक कंपनी का वर्क करने का तरीका, वर्क कल्चर अलग होता है, तो एकदम स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन एक्ट ने नहीं दिया है. बोला है कि आप अपने हिसाब से मॉडिफाई करके आर्टिकल बनाओ. ठीक है. However, the regulation given in the article should not exceed the power of company as laid down by the memorandum or contradict the Companies Act 2013 or any other law. लेकिन जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन आप बनाओगे वो ना आपके मेमोरेंडम के बियॉन्ड जाना चाहिए, ना कंपनीज एक्ट के बियॉन्ड जाना चाहिए और ना ही किसी और लॉ के बियॉन्ड जाना चाहिए. मतलब लॉ में रह के आपको काम करना है, आपके रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने हैं. तो इट्स अ सबऑर्डिनेट डॉक्यूमेंट, मेमोरेंडम से छोटा डॉक्यूमेंट. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यूजुअली इंक्लूड, क्या होता है इसमें? अभी हमने मेमोरेंडम में देखा, मेमोरेंडम में तो क्लॉजेस लिखे हुए, नेम क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, एड्रेस क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, यही सब लिखा हुआ है ना, सब्सक्रिप्शन क्लॉज. तो आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है? सो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यूजुअली इंक्लूड रूल्स एंड रेगुलेशन. उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन है रिगार्डिंग पावर्स, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द गवर्निंग बॉडी. जो गवर्निंग बॉडी है मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, issue of share, calls on share, forfeiture of share, procedure of transfer and transmission of share and debenture etc. तो ये सारे उसके कंटेंट होते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की ड्यूटीज क्या है, पावर्स क्या है, शेयर इशू करने के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, कॉल करने के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, किसी के शेयर कैंसिल करना है, फोरफिट करना है, उसका रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, किसी को शेयर अपना ट्रांसफर करना है, ट्रांसमिशन कराना है, तो उसका रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है. इसके अलावा कंपनी एक्ट हैज गिवन द फॉर्मेट इन द फॉर्म ऑफ मॉडल आर्टिकल. अगर आपको बनाने नहीं आता तो हमने एक मॉडल तैयार करके रखा है, लाइक टेबल एफ जी एच आई एंड जे फॉर प्रिपेयरिंग आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी. तो अलग अलग टाइप की कंपनी के लिए ये अलग अलग मॉडल बनाए हुए हैं जिसको टेबल करके कहा जाता है. तो टेबल एफ जी एच आई एंड जे है ना. उसके पहले वाले जो भी टेबल थे वो किसके लिए थे? मेमोरेंडम. तो ये आप ऐसा बोल सकते हो कि रेडीमेड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, आप इसको डायरेक्टली अडॉप्ट कर सकते हो एज पर योर टाइप ऑफ कंपनी. आपकी कौन सी टाइप ऑफ कंपनी है उसके अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हो, इस टेबल में से कोई आर्टिकल सिलेक्ट कर सकते हो.
मतलब रेडीमेड आपको मिल जाएगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, अगर आप खुद का स्पेसिफिक नहीं प्रिपेयर करना चाहते। अ कंपनी is free to include all or any of the regulation contained in the model article। तो कंपनी चाहे तो पूरा का पूरा मॉडल ही अडॉप्ट कर ले या उसमें से कोई पॉइंट ले ले एज एप्लीकेबल टू सच कंपनी, जो जो उस कंपनी को अप्लाई होता है वो। एज पर द एक्ट आर्टिकल मस्ट बी साइंड बाय ऑल द सब्सक्राइबर, जितने सब्सक्राइबर ने मेमोरेंडम साइन किया उतने ने आर्टिकल भी साइन करना चाहिए। who have signed the memorandum and give all their details like name, उसने अपना नाम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन देना चाहिए जैसे मेमोरेंडम के टाइम पे दिया था। किसके सामने? एक विटनेस के सामने, और विटनेस ने भी अपना सिग्नेचर वगैरह उसमें करना चाहिए। इसकी बात करें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ओके, तो यहां पर हमने देखा इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ये हमें समझ में आया। रेस्ट ऑफ द थिंग वी विल डू इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। मिलते हैं अगले एपिसोड में विथ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस फर्दर एक्सप्लेनेशन। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। बाय बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर, सायोनारा।